हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एपेक्स क्लासेस। तो हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सिस्टम, उस चैप्टर के अंदर अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम और लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है जो हमें समझना है वो है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम को अब हमें समझना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन करवा दिया फूड का, ठीक है। डाइजेशन करवाने से मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया ताकि अब उससे एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमने ऑक्सीजन ले लिया। हमें पता है एनर्जी के लिए वो जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे, जो हमने रेस्पिरेशन में रिएक्शन देखी थी, तो ऑक्सीजन जब मिलेंगे तब एनर्जी रिलीज होगी और CO2 जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ये रेस्पिरेशन में था, ठीक है। लेकिन जो ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का काम है, ठीक है, ऑक्सीजन को, फूड जो मान लो डाइजेस्ट हुआ था फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसका कंप्लीट डाइजेशन हुआ था, वहाँ से उसको सारे बॉडी पार्ट्स तक कौन लेके गया था? ब्लड लेके गया था। सिमिलरली ऑक्सीजन जो था, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट क्लास में देखा था, उसके अंदर उस ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना, फिर वहाँ से जो CO2 है उसको वापस लेकर आना लंग्स के अंदर, ये काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? बेसिकली दिस इज अ सिस्टम जो कि जितने भी मिनरल्स है, वाटर है, ऑक्सीजन है, एनर्जी है, ग्लूकोज है, सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन सबको हर एक सेल्स तक, हर एक ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है या सर्कुलेट करता है। तो ये हमें देखना है। आज के क्लास के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं थोड़ा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ब्लड पे, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। फिर ये ब्लड कैसे फंक्शन करता है, ये ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, किन वेसल्स में होता है, इसको पंप करने वाला जो हार्ट है उसे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे ब्लड, और ब्लड के बारे में सारी चीज़ हम लोग समझ लें जो मेन है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू जस्ट डिफाइन द ब्लड, की ब्लड है क्या, अगर मुझे डिफाइन करना है, ब्लड की डेफिनेशन देनी है, तो मैं क्या कहूंगी? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। देखो जब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में टिश्यूज पढ़ा होगा, वहां पर कनेक्टिव टिश्यूज में आपने पढ़े थे, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो उसी तरह से ब्लड जो है क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, फूड है, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमने बोला उसमें सारी चीज आ गई, और ऐड क्या कर दिया उसने? ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक, जब इसने हमने वर्ड यूज कर लिया सेल, तो हमें सेपरेटली फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गन्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात सारे ऑर्गन सेल्स से मिलकर बने हुए, तो जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और उन तक पहुंचाएगा और उनसे क्या लेगा? उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो वो केमिकल, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती रहती है। उन केमिकल रिएक्शंस में बनने वाला जो वेस्ट है, जो उन सेल्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है या उन ऑर्गन्स के लिए कोई मतलब काम का नहीं है, तो ये उनको उनसे कलेक्ट करेगा, और साथ ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो भी वेस्ट है, तो उसको भी कलेक्ट करके बाहर निकालेगा। तो क्या करता है ब्लड? ब्लड का काम ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को तो देना, और मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को उनसे लेना, किससे? सेल्स से, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड। तो अगर आपको डिफाइन करना है ब्लड क्या है, तो आप इस तरह से डिफाइन करोगे। नाउ लेट्स जस्ट सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्लड। ब्लड के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो लिख रही हूँ। वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज, ब्लड के बारे में हम लोगों ने सिर्फ क्या देखी है? अभी डेफिनेशन देखी है ब्लड की। नाउ वी हैव टू सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्लड। सबसे पहली चीज क्या है? एक नॉर्मल इंसान जो है, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है, उसकी बॉडी के अंदर होता है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ऑफ ब्लड एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर होता है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इन नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लिखो या हेल्दी लिखो, व्हाटएवर, एक ही बात है, ठीक है। इन नॉर्मल पर्सन कितना ब्लड होता है?
5 लीटर्स ऑफ ब्लड। अब इससे कम है तो मतलब ब्लड की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, राइट। नेक्स्ट, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड चीज जो ब्लड के बारे में आपको ध्यान रखनी है वो ये है, ब्लड का जो पीएच है, pH of blood is 7.4। ये अब pH क्या है मैं आपको बता दूं, वैसे आपकी लोअर क्लासेस के अंदर pH आया है, क्या होता है pH, तो ठीक है, pH जो होता है एक मेजरिंग स्केल होता है एक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप रूलर लेते हो, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप थर्मोमीटर लेते हो, है ना। तो उसी तरह से अगर आपको एसिड या बेस की स्ट्रेंथ मेजर करना है, मतलब ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, याद करो लोअर क्लास में आपके आया है, तो उसके लिए क्या होती है, पीएच स्केल होती है। तो उस पीएच स्केल के ऊपर क्या होता है ना, नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 14 तक। तो उस 1 से लेकर 14 तक जो ब्लड का जो पीएच है वो कितना होता है उस मेजरिंग स्केल के अंदर, 7.4 होता है। तो अगर 7.4 है, जो न्यूट्रल होता है ना वो 7 होता है। अगर 7 से कम किसी की पीएच आएगी तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ज्यादा किसी की पीएच आएगी तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो इसकी पीएच है वो 7 से ज्यादा है, तो ये क्या है, एसिड नहीं है, ये बेस है। बेस भी नहीं है पूरा, हल्का सा स्लाइटली बेसिक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक, बेसिक कह दो, या फिर बेसिक को एक और भी कहते हैं हम लोग, जो आपकी बुक में भी वर्ड दिया हुआ है वो है अल्कलीन, ठीक है। तो ये पीएच का ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि पीएच जो है आपकी केमिस्ट्री के एक चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें डिटेल में है भी पीएच, तो हम वहां भी इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो बस अब इतना ध्यान रखो, पीएच जो है मेजरिंग स्केल है, मतलब एसिड और बेस को नापने के लिए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है उस हिसाब से। तो 7 से कम जो होंगे ना पीएच उसके अंदर जैसे, तो वो हो जाएंगे एसिड, और 7 से ज़्यादा वाले सब बेस। क्योंकि इसकी 7 से ज़्यादा है, हल्की ज़्यादा, इसलिए मैंने लिखा है स्लाइटली, सिर्फ 7 से 7.4 हुई है, ठीक है। तो मैंने लिखा है स्लाइटली बेसिक या अल्कलीन, राइट। अब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो। अभी समझाती हूँ क्या है। और जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न या फिर एम्ब्रियो, इनमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्प्लीन। नाउ व्हाट इज दिस, देखो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्म कहाँ होता है, ब्लड होता है रेड बोन मैरो में। ये जो आपका ब्लड, जो रेड बोन मैरो जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये बेसिकली क्या है, इट इज अ टिश्यू, वैस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। इट इज अ टिश्यू, टिश्यू भी कहां पर होता है, ये जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स मतलब जैसे आपकी बैकबोन होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ की ये वाली जो बोन्स है, अभी तो बहुत छोटी है, इसके अंदर आपको रेड बोन मैरो नहीं मिलेगा। ये एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी जो लॉन्ग लॉन्ग बोन्स है, फॉर एग्जांपल स्कल हो गया, या आपकी थाई बोन हो गई, ठीक है, या आपकी बैक बोन हो गई। जो ऐसी लॉन्ग लॉन्ग बोन्स होती है ना, लंबी लंबी जो बोन्स आपकी होती है, उनके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इस टिश्यू, देखो टिश्यू क्या होता है आप समझो इसको, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही समझाया है, रेड बोन मैरो, इतना डिटेल में उन्होंने कुछ नहीं समझाया है। तो आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए चीज, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ। आपकी बुक में सिर्फ लिखा है इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, बस। क्या है रेड बोन मैरो, कुछ नहीं, ठीक है। तो रेड बोन मैरो इज अ टिश्यू, जो कहां पर होता है, टिश्यू कहां पर होता है, ये आपके जो लॉन्गेस्ट बोन्स है ना, उन सारी बोन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब देखो हमें पता है टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था ये, है ना। तो सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं रेड बोन मैरो के अंदर, वो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को फॉर्म करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रेड बोन मैरो है, ये ब्लड का फॉर्मेशन करती है जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, ठीक है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं,
ठीक है, या फिर जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो अभी जिसने अभी बर्थ लिया भी नहीं है, जो सिर्फ अभी आपका क्या है मैच्योरेशन पीरियड के अंदर ही है, ठीक है, अपनी मदर के वुम्ब के अंदर ही है, एम्ब्रियो से कहते हैं। तो वो एम्ब्रियो या फिर न्यू बॉर्न बेबी जो है, ठीक है, उनके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्प्लीन के अंदर। ये स्प्लीन जो होता है ये एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये स्टमक के पास होता है। इसका जो शेप होता है ना, किडनी जैसा शेप होता है, पर ये किडनी नहीं है, ये होता है स्प्लीन। तो ये जब हम लोग छोटे होते हैं, एकदम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या एम्ब्रियो, उस टाइम पर तो उसका काम है ब्लड का फॉर्म करने का। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो के अंदर, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना उस टाइम ये रेड बोन मैरो हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होती है, बाद में होती है। तो ये बाद में फिर फॉर्मेशन इसका होता है। जब तक नहीं हुआ है तब तक कौन करेगा फॉर्मेशन? स्प्लीन। अब ऐसा है नहीं ना कि जब तक नहीं होता ब्लड फॉर्म ही नहीं होगा, फॉर्म तो होगा कहीं ना कहीं। तो जब तक हम लोग बड़े नहीं हो रहे हैं, हमारी बॉडी में रेड बोन मैरो डेवलप नहीं हो रहा है, तब तक हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्लड, ठीक है। ये तो हो गया ब्लड का फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जरा हम लोग देखें कि ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ हम लोग कंपोजिशन, ब्लड किससे मिलकर बनता है। तो ब्लड जो है बेसिकली देखो इस तरह से मैं इसे डिवाइड करूंगी। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लूइड पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सॉलिड पार्ट। इस डायग्राम में देखिए आपको दिख रहा है, ये एक तो है फ्लूइड पार्ट, जो पिंक पिंक सब पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सब जो है, ये सब क्या है? आपका फ्लूइड है। और जो ये आपको ऐसे गोले गोले से दिख रहे हैं, ये सब क्या है? आपके सॉलिड पार्ट है, ठीक है। व्हाइट दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं और पिंक गोले गोले से दिख रहे हैं ना, जो ये आपका क्या है? सॉलिड पार्ट है। तो जो फ्लूइड पार्ट है, उस फ्लूइड पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा कहते हैं। सॉलिड पार्ट की हम बात करेंगे बाद में, फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, ये जो प्लाज्मा जो है आपके ब्लड, जो टोटल ब्लड है, अगर मैंने 100 लीटर ब्लड लिया है, इट इज हाइपोथेटिकल पहली बात तो, ठीक है, जस्ट एग्जांपल बता रही हूं। अगर मैंने 100 लीटर ब्लड लिया है तो उसमें से 55 लीटर जो है ना वो सिर्फ क्या होगा? आपका प्लाज्मा होगा। मतलब यूं कह दें कि 50 ब्लड का 55% जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। तो मैं यहां लिख रही हूं 55%, ठीक है। तो 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर भी, अगर मैं सिर्फ प्लाज्मा लूं तो इस प्लाज्मा के अंदर भी 92% तो सिर्फ वाटर होता है, ठीक है। 92% क्या होता है? सिर्फ वाटर होता है। और बाकी का बचा हुआ जो बच गया 8%, 92 में से कितना गया? 8 बचा। तो 8 जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें इसमें रहती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो भी केमिकल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो सब होते हैं। सो दिस इज योर फ्लूइड पार्ट। तो फ्लूइड पार्ट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है वो कितना होता है? 55% फ्लूइड। वो फ्लूइड कौन सा है? प्लाज्मा। और ये टोटल कितना है? ब्लड का 55% क्या है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर है और बाकी बचा हुआ कुछ केमिकल्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो भी केमिकल्स है। सॉलिड की बात करें, 55% तो पूरा क्या है? फ्लूइड है। बचा क्या? 45%, वो सारा सॉलिड है। उस सॉलिड के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं, ठीक है। वो 3 तरह के सेल्स क्या हैं? जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो हैं, ये रेड कलर के, दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ये व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये जो पिंक पिंक से दिख रहे हैं, दीज आर प्लेटलेट्स। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा है आपका प्लेटलेट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया आपके फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा के बारे में। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, प्लाज्मा के अंदर सिर्फ इतना ही, फ्लूइड पार्ट में और कोई स्पेशल नहीं है। फ्लूइड पार्ट का सिर्फ काम ये है ताकि ब्लड को फ्लूइडिटी मिल सके, ताकि ब्लड जो है वो फ्लो करके आगे जा सके, ठीक है, क्योंकि वाटर है और कुछ केमिकल्स होते हैं, उसका आपको मैं यूज बताऊंगी जो हम लोग एंड में फंक्शंस ऑफ ब्लड देखेंगे। तो प्लाज्मा या फ्लूइड पार्ट जो है उसका काम इतना ही है, इतना ही हमें उसके बारे में जानना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमको बारी बारी देखने हैं, जो मेन जो काम करते हैं ब्लड के अंदर, जो फंक्शंस है वो करते हैं ये तीनों सेल्स,
ठीक है। प्लाज्मा का काम सिर्फ इतना है, एक तो वाटर है उसके अंदर तो वो फ्लो करने में आसानी होगी ताकि वो फ्लो करके जा सके। अब सॉलिड तो फ्लो कर नहीं सकता, हमें ब्लड का काम क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचाना। तो पहुंचाने के लिए उसमें फ्लूइडिटी होनी जरूरी है, वो फ्लो करना चाहिए। तो फ्लो करने के लिए ये फ्लूइड पार्ट है आपका, 92% वाटर 55% प्लाज्मा, राइट। अब बात करें हम लोग जरा सॉलिड पोर्शन की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एक एक करके। देखिए जरा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करूं मैं, सबसे पहले इसका जो एक और नाम है वो क्या होता है, इसका एक और नाम है, इसे रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। तीनों ब्लड सेल्स जो है ना आपके, ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों का ही अलग अलग नाम, एक और नाम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल उसमें पूरे रेड ब्लड सेल्स का अनदर नेम क्या है, ठीक है, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या है, या फिर प्लेटलेट्स का क्या है। तो ये इन तीनों के ना नाम आप लोग जरूर याद करना। फिर सेकंड चीज जो आपको तीनों की याद रखनी है वो ये है कि इनका जो लाइफ स्पैन जो है वो कितना है। तो लाइफ स्पैन हम लोग बाद में बताएंगे, पहले जरा रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर की मैं बात कर लूं। हमने ये बात तो बोली दी है कि जो आपकी जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, सारे तीनों सेल्स के बारे में सेपरेटली नहीं लिखेंगे, कहाँ कहाँ फॉर्म होता है हमें पता है, रेड बोन मैरो में ही पूरा ब्लड फॉर्म होता है, राइट। तो सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स, दिस इज TNH, एरिथ्रोसाइट्स, ओके। सो एरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है। सेकेंड चीज जो हमें पता रहनी चाहिए इसके बारे में वो है ये कि देखो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट जो आपको रेड ब्लड सेल्स का याद रखना है वो ये है, देयर इज नो न्यूक्लियस, देयर इज नो न्यूक्लियस। थर्ड चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है, रेड ब्लड सेल्स जो रेड दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट। उस रेड पिगमेंट का नाम होता है हेमोग्लोबिन। व्हाट इज इट्स नेम, हेमोग्लोबिन, राइट। अब इस हेमोग्लोबिन का फंक्शन भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट अगर नाम आया तो वही, हमें जो चीज नाम आ रहा है हमें मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो रटना हो गया कि हमें रटना पड़ रहा है, बस लिखा हुआ है नाम इसलिए रट लो। समझ में आई हुई चीज होगी तो अपने आप आपको याद होती रहेगी। तो हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली, जो हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और क्या होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के अंदर जो पोर्शन ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है ना वो कौन होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसीलिए रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड दिखाई देते हैं। हम आगे देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कोई ये हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो वो रेड नहीं, वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो तीन चीज हम देखिए, एरिथ्रोसाइट्स कोई न्यूक्लियस नहीं है, रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि है हेमोग्लोबिन जो कैरी करता है आयरन और ऑक्सीजन को, राइट। नेक्स्ट चीज इसका है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का वो होता है 120 डेज। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ये इसका कितना है, लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन जिंदा रहता है ये। एवरेज लाइफ स्पैन इसका कितना है, 120 डेज है, ठीक है। तो 120 एवरेज मतलब क्या है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 1, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा, पर अप्रोक्सीमेट कितना है, 120 डेज। 120 डेज के बाद में एक जो रेड ब्लड सेल है उसकी वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में नया सेल जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में सबसे पहले हम कुछ बात कर लें, फिर हम व्हाइट ब्लड सेल्स के और भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसके बारे में बहुत चीजें हमें देखनी है। नाउ हाँ, एक और चीज आपको बता दूं मैं, पहली चीज, रेड ब्लड सेल्स जो आपके सॉलिड पार्ट है ना, ठीक है, सॉलिड पार्ट, हमने फ्लूइड पार्ट तो देख लिया, प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट के अंदर आपकी तीन चीजें हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सॉलिड पार्ट के अंदर जो 99% जो है वो आपका रेड ब्लड सेल ही होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो सॉलिड पार्ट में होता है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। बाकी के बचा हुआ जो 1% है उसके अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स अगर कम है इसका मतलब उनका फंक्शन कुछ ऐसा ज्यादा होगा नहीं है, आप देखोगे अभी व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शंस देखना, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं हम, अब वही चीज हमको देखनी है कि हम पहले इनका नाम देखते हैं, दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताया, तीनों के अलग अलग नाम है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो एक और नाम है वो होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल का क्या था, एरिथ्रोसाइट, इसका है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसका जो इसके अंदर कोई भी नो हेमोग्लोबिन, इसके अंदर कोई रेड पिगमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए जो आपके व्हाइट ब्लड सेल, देखो ऐसा स्ट्रक्चर देखो, कोई रेड कलर नहीं है इसके अंदर, ये एक्चुअली कलरलेस है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और क्योंकि ये कलरलेस है इसीलिए इन्हें कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सेकेंड चीज, अब देखो थर्ड चीज होती है व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन। रेड ब्लड सेल के फंक्शन में हमने देखा था कि हेमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन और आयरन और मेन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इनका मेन फंक्शन है इम्यूनिटी। अब वो कैसे होगा वो हम जब देखेंगे टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, वहां आप ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे, ठीक है। इम्यूनिटी का काम करते हैं। नाउ अब इम्यूनिटी का काम तो करते हैं ये, अब इसके बाद में देखें जरा इनका लाइफ स्पैन कितना है। सबसे कम लाइफ स्पैन जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का ही होता है। आपकी बुक में इसका लाइफ स्पैन नहीं दिया हुआ, बाकी दोनों का दिया हुआ, इसका नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्यों, बट यू नीड टू नो, अगर बाकी दोनों का याद रख रहे हो तो इसका भी याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है, लाइफ स्पैन है 1 to 3 days, 1 से 3 दिन, बहुत छोटा स्मॉल लाइफ स्पैन होता है। एक व्हाइट ब्लड सेल 1 2 या 3 दिन, इतना दिन ही जिंदा रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, नया बनेगा फिर, ठीक है। सो ये इसका लाइफ स्पैन है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के कौन कौन से हैं, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा आपका है अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स भी कई तरीके के होते हैं, तो उसमें से 2 आपको ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स, याद कुछ नहीं है इसके आगे, बस ए लगा दो, वही है, ठीक है। एक याद करो, दूसरे के आगे ए लगा दो, बस ग्रैन्युलोसाइट अग्रैन्युलोसाइट, इजी, ठीक है। अब इनके भी दोनों के टाइप है, वो जरा टाइप हम देखते हैं यहाँ, प्रॉपर जो कंपोजिशन है टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो देख ले हम लोग। देखो, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, आइजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो 2 आपके हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये आपके हैं अग्रैन्युलोसाइट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, these are granulocytes and these 3, ये 3 जो नीचे लिखे हैं मैंने यहाँ पे, बेसोफिल, आइजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो आपके हैं ये आपके हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है, हमने 2 पार्ट्स बताए थे WBCs के, उसमें से 2 ग्रैन्युलोसाइट्स थे, वो ये 2 हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और जो आपके अग्रैन्युलोसाइट है वो कौन कौन से हैं, बेसोफिल, आइजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ग्रैन्युलोसाइट की पहले, तो हमने क्या बोल दिया, ग्रैन्युलोसाइट जो है वो 3 तरह के होते हैं, बेसोफिल, आइजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल, वो अलग से मैं लिख नहीं रही हूं, आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ग्रैन्युलोसाइट के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में, वैसे तो 3 होते हैं ये, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ये दोनों होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आपको बतानी है वो ये है, हमने अभी डिवाइड किया व्हाइट ब्लड सेल्स को ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स, दोनों के पार्ट्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट में बेसोफिल, आइजाइनोफिल और न्यूट्रोफिल। अब लिम्फोसाइट के और 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, अग्रैन्युलोसाइट का तो इतना ही पंगा था सिर्फ, लेकिन जो आपके लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है, इसके 3 और पार्ट हैं। 3 और पार्ट क्या क्या है आपके, वो जरा देखिए आप, बी
टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स. So these are the three types of lymphocytes. इनका आपको सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स में नाम याद रखना, नाम बहुत सारे हैं, आप ये ध्यान रखो बस. सबसे पहले क्या होता है, दो पार्ट्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और ग्रैन्युलोसाइट के अंदर बेसोफिल, आइजाइनोफिल, न्यूट्रोफिल. तो इनके वो टाइप खत्म हो गए. लिम्फोसाइट के तीन और पार्ट हैं, वो ये हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर. तो नाम तो यहाँ खत्म हो गए. अब जरा मैं बात करूँ फंक्शन की, तो जरा मैं बता दूं कि हमने क्या कहा था ना कि WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. नाम यहाँ खत्म हो गए, नाम हो गए, टेंशन मतलब इतने ही नाम है. तो जो आपके फंक्शन की बात करें, इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं. देखो इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को कोई डिजीज ना हो, डिजीज से बचाने का काम मतलब इम्यूनिटी. ठीक है, अगर आप बोलते हैं ना अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी, तो आपको बीमारियां जल्दी से नहीं लगती है ना. तो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होगी. देखो आपको बीमारियां लगती क्यों है, जब कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया कुछ या कुछ भी ऐसा, कोई प्रोटोजोआ कुछ भी, तो उनको क्या, उनकी वजह से हमको बीमारियां होती है ना. तो उन जो बाहर से एंटर करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं. तो उन पैथोजन को किल करने का काम जो है या रिमूव करने का काम जो है वो करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स. अब व्हाइट ब्लड सेल्स में भी हमने क्या देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं. उनमें से कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो उसे किल करने का काम करते हैं, वो जरा आप देखो. पैथोजन रिमूवल का काम आपकी बॉडी में एक इसका बहुत ही ना कॉम्प्लेक्स सा नाम दे रखा है, पैथोजन रिमूवल को दे रखा है फैगोसाइटोसिस. अब आपकी वही बताऊंगी, आपकी बुक में सिर्फ नाम दे रखा है, उसका मतलब नहीं समझाया फैगोसाइटोसिस क्या है. तो फैगोसाइटोसिस का मतलब ही सिर्फ ये है, पैथोजन रिमूवल. मतलब जो बाहर से कोई अगर एंटीजन या पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हटाना ताकि वो बीमारी ना फैला सके, उसे क्या कहते हैं हम, फैगोसाइटोसिस. तो मैंने आपको समझा दिया पैथोजन रिमूवल. इसको अब मैं लिख रही हूं, इसकी जगह पर आपकी बुक वाला टर्म जो आपकी बुक में नाम दिया हुआ है वो मैं लिख देती हूं. ठीक है, क्या है, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी बाहर का जो एंटीजन है या पैथोजन है उसको हटाना, फैगोसाइटोसिस. अब ये फैगोसाइटोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल एंटीजन या फिर पैथोजन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. अब ये फैगोसाइटोसिस कौन कौन करता है, ये करते हैं मोनोसाइट्स. जब हम बड़े होते हैं, जैसे हम मैच्योर होते हैं, हम लोग एडल्ट होते हैं, ये मोनोसाइट्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस. ठीक है, और न्यूट्रोफिल. ये तीन जो है ये काम करते हैं फैगोसाइटोसिस का. ठीक है, कौन कौन करते हैं, मोनोसाइट्स. यही मोनोसाइट्स का दूसरा नाम है मैक्रोफेजेस. मतलब जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो ये मोनोसाइट्स जो हैं वो डिवाइड हो के मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, और दूसरा न्यूट्रोफिल, जो कि किसमें था, अग्रैन्युलोसाइट का एक पार्ट था न्यूट्रोफिल. ठीक है, तो ये जो दो हैं या तीन बोल दो, चाहे आप डिफरेंशिएट होके मैक्रोफेज बन गया, ये जो दो तीन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के पैथोजन रिमूवल या फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहे और कोई बाहर की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके. ठीक है, सो दिस इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स. तो जरा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो एक बार रिविजन कर लें वापस से. व्हाइट ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उनका लाइफ स्पैन 1 to 3 डेज होता है. दो तरह के होते हैं ये. इनका दूसरा नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है. दो तरह के होते हैं ये, वो क्या होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स के फिर दो पार्ट हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. ठीक है, और अग्रैन्युलोसाइट के तीन पार्ट हैं. कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, आइजाइनोफिल. ठीक है, ये हो गया. अब लिम्फो, इधर जो आपका जो ग्रैन्युलोसाइट्स है उसके अंदर क्या था, लिम्फोसाइट. बाकी किसी को कोई पार्ट नहीं है. लिम्फोसाइट के तीन और पार्ट है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है, ये हो गया, ये आपके नाम है. अब जो इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होती है वो हमें बताना है. इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस. मतलब जो बाहर के कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं उसको रिमूव करने या किल करने के काम को क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस. तो ये फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो करता कौन है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल. यही मोनोसाइट जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स.
यही थोड़ा बड़ा है, बाकी रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो WBCs का, ठीक है। आप लोग इसको प्रॉपरली एक बार देख लें ताकि आपको ध्यान रहे क्या चीज़ है क्या नहीं। हो गया? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेल, दैट इज प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स बहुत छोटा सा है, प्लेटलेट्स के बारे में हम बात करते पहली चीज़ क्या करनी होती है हमें, इसका दूसरा नाम जो है, तो इसका एक और नाम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, वैसे ही प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवॉइड का मतलब ये है कि उसके पास में कोई न्यूक्लियस नहीं है, लैक है, मतलब उसका प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स थोड़े ऐसे मुश्किल मुश्किल दे रखे हैं और मतलब भी नहीं समझाया तो कैसे कंफ्यूज मत होता ना, बुक को देख के कोई इशू नहीं है, सारी चीज बताइए आपकी बुक में, बस कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया है, इतना इशू है थोड़ा सा। तो नो न्यूक्लियस, ठीक है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट बात करें इसके लाइफ स्पैन की, फिर हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। लाइफ स्पैन जो होता है इसका वो अप्रोक्सीमेटली होता है 10 डेज का। 10 डेज के बाद ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में नए डेवलप होते हैं। एक जो सेल है प्लेटलेट जो है आपका वो 10 डेज तक जिंदा रहता है, ठीक है, ये इसका लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट जो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग। नाउ व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? जब आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो आपको जो खून आने लग जाता है ना, तो अगर ब्लड आपको होता है ना, खून जब वो चोट सूख जाएगी तो एक पपड़ी सी बन जाती है, मतलब ऐसे ना जम जाता है वो खून थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे करके वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। तो वो जो बनती है ना पपड़ी सी, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से होती है। तो अगर आपकी ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो होगा क्या, वो ब्लड जो है वो बाहर, आपको चोट लगी और वो ब्लड जो है वो बाहर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, है ना। तो वो ब्लड का ज्यादा लॉस ना हो, जब आपको कोई चोट लग रही है, कोई इंजरी लग रही है, उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो कहीं पर आपको इंजरी लग गई, ब्लड निकल रहा है, तो क्या होगा ना, वो थोड़ा टाइम बाद में वहां पर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, वो खून जम जाएगा ऐसे थोड़ा करके, ताकि वो जो अंदर का जो ब्लड है वो बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, आपको ब्लड लॉस नहीं होगा और इंजरी जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम जो है, मतलब अगर आप कोई दवाई वगैरह नहीं, छोटी मोटी अगर कोई इंजरी है तो कोई दवाई वगैरह नहीं भी लगा रहे हो ना आप, तो थोड़ा टाइम में वो अपने आप ठीक हो जाती है ना। ऐसा मत करना कोई बहुत ज़्यादा लग जाए और फिर ठीक है अपने आप हो जाएगा, नहीं, मैं बता रही हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्लेटलेट्स करता है और इस तरह से वो होती है, मतलब हमारी बॉडी अपने आप अपने टिश्यूज़ और अपने उसको रिपेयर करने का काम करती है, और वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड, हाँ, ये OD, दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेटलेट्स, ठीक है। हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे जो आपके ब्लड के सेल्स हैं, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट था, फ्लूइड पार्ट था प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट था आपके रेड RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली सी द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। क्या क्या फंक्शंस है? पहला, O2 और CO2 एक्सचेंज करता है, ठीक है, हमें पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग द pH ऑफ द बॉडी, pH ऑफ द बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है ये मैं बताती हूँ आपको। हम लोगों ने याद करो लिखा था अभी फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, कि प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और बाकी बचे हुए क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। वो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा के अंदर, वही काम करते हैं pH को मेंटेन करने का। pH मेंटेन करने से मतलब क्या है? आपका ब्लड का जो pH है वो 7.4 ही रहना चाहिए, जो हमने शुरू में लिखा था। उससे अगर कम हो गया तो दिक्कत है, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? वो प्लाज्मा के अंदर जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, वो कुछ केमिकल्स होते हैं, वो काम करते हैं pH को मेंटेन करने का। नाउ नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है? हमें पता है प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर फिर क्या करेगा? टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एड इन इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शंस। इम्यूनिटी हमने देख लिया, व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड अदर रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स। ये हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वही हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखो कि हार्मोन्स का जो वहां हम पढ़ेंगे ना हार्मोन्स, उनका भी ट्रांसपोर्ट कौन, जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड ही करता है। तो बॉडी में जितना भी
ट्रांसपोर्टेशन का काम है, यहाँ से वहाँ भेजने वाला काम सारा कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मैंने बताया ना आपको, मेटाबॉलिक वो जाता है सेल्स के पास में O2 तो उनसे लेता है और जो भी वेस्ट है वो उनसे ले लेता है, जो काम की चीजें हैं वो दे देगा और सारा वेस्ट जो है वो उनसे ले लेगा, फिर लेके जाएगा कहाँ पर? किडनी के पास। वो किडनी जो है वो उसको फिल्टर कर देगी ब्लड को और वेस्ट को निकाल देगी। तो एक्सक्रीशन के अंदर भी ब्लड जो है वो हेल्प करता है। फिर वही बात, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीशन वाला, किडनी वाला पूरा, वो भी हम देखेंगे पूरा सिस्टम। हम लोग सर्कुलेट सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स वाला और एक्सक्रीशन वाला, ये प्रॉपर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास में, जो हम इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो वहां हम और डिटेल में इसे देखेंगे। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। आपके एग्जाम में अगर आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो ये पूरे फंक्शंस जो हैं वो आपको लिखने हैं। नाउ एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है जो एक्चुअली वो है टाइप्स ऑफ ब्लड। अब टाइप्स ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग होता है ना, एक किसी का ब्लड ग्रुप होता है ना, जो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बोलते हैं, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, है ना, ऐसा होता है। वो ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे होता है? वैसे तो टाइप्स ऑफ ब्लड जो है, ये जो पूरा चैप्टर है आपका, एक सेपरेटली आपका बायोलॉजी का 4th चैप्टर जो है उसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। उसके अंदर पूरा डिटेल इसी के ऊपर है, वो ब्लड ग्रुप के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। वो कैसे ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कैसे करते हैं, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में ब्लड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझना जरूरी है, बाकी हम डिटेलिंग वहां देख लेंगे, ठीक है। कैसे ब्लड ग्रुप बनाए जाते हैं, किस तरह से नाम दिया गया उनका, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना, तो वो सब हम लोग वहां पर देख लेंगे। पर फिलहाल थोड़ा सा हमें देखना है। तो देखो बेसिकली 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो इनके ऊपर बेस होते हैं, ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपके जो आरबीसीज है ना, आरबीसीज के ऊपर 2 तरह के एंटीजन होते हैं। एक तो होता है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन, ठीक है। 2 तरह के एंटीजन होते हैं किसके ऊपर? रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं, रेड ब्लड सेल के कहां पर? सरफेस पर। आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अब देखो कुछ लोगों के ना अब दोनों नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी में ए एंटीजन भी होगा, भी होता भी है, ऐसी बात नहीं है, होता है। पर क्या होता है, अब ब्लड ग्रुप कैसे बनाए गए हैं, देखो, जिनकी बॉडी के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, जिनकी बॉडी के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और जिनकी बॉडी के अंदर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, कई ऐसे भी हो जिनकी बॉडी के अंदर दोनों ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। और जिनकी बॉडी में दोनों ही नहीं है, ना तो ए है ना बी है, उनका ब्लड ग्रुप होता है ओ। इस तरह से ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और दोनों ही नहीं है, कई ऐसे इनके पास में दोनों ही नहीं है एंटीजन, उनका क्या होता है ओ, ठीक है। अब ये तो खाली हमने ए बी और ओ बोल दिया। अब आप बोलोगे मैम खाली ए तो नहीं होता है, ऐसे कईयों का ए प्लस होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ऐसा होता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो जैसे ये एंटीजन आपका ए एंटीजन और बी एंटीजन होता है ना, वैसे ही एक और एंटीजन जो होता है आरबीसी के अंदर वो होता है RH एंटीजन, ठीक है, RH एंटीजन। तो 2 चीज देखी जाती है, ठीक है। अब देखो RH एंटीजन ऐसा होता है कईयों की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, कईयों की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है RH एंटीजन, उनकी ब्लड ग्रुप के आगे लग जाता है प्लस ए। अगर मान लो उसकी मेरी बॉडी के अंदर जो है ए एंटीजन प्रेजेंट है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए पॉजिटिव। और जिनमें नहीं प्रेजेंट है उनका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक चीज बता दूं आपको, 80% लोग जो वर्ल्ड के हैं ना, उन 80% लोगों की बॉडी के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर RH एंटीजन नहीं है या आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैं एक एक्सेप्शनल केस हूं, मैं उन 20% एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हूं, ठीक है। तो आप अपने आप को खुश कर सकते हो ऐसे बोल के कि आई एम स्पेशल क्योंकि सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर नेगेटिव एंटीजन जो है या RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप होता है, इस तरह से आपके ब्लड ग्रुप जो है वो डिवाइड होते हैं। तो मान लो मेरे आरबीसीज, मेरे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है,
ठीक है, और RH एंटीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट है। तो दोनों AB दोनों प्रेजेंट, मतलब क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप, और RH नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो गया, मेरा AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। तो इस तरह से दोनों जो है एंटीजन के बेसिस पर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ABO सिस्टम होता है, या तो A हो सकता है या B या AB या O, ठीक है। और फिर जो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से डिसाइड होता है, RH एंटीजन से। इस तरह से आपका जो ब्लड ग्रुप है उसको डिवाइड किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। बाकी जो और इसके फंक्शंस हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में जो स्टडी करना है, इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा चैप्टर है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, 4th चैप्टर आपकी बायोलॉजी का, वहां हम लोग इसको पूरी चीज को डिटेल में समझेंगे। अभी क्योंकि हम लोग ब्लड को समझ रहे हैं तो एक मतलब बेस होना चाहिए, मतलब एक तरह से आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा जो ब्लड है, ब्लड को पूरा समझ लिया है। हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी, जरा मैं बता दूं। हम लोगों ने ब्लड की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने देखा कि ब्लड जो है उसके 2 पार्ट हैं, फ्लूइड पार्ट और सॉलिड पार्ट। फ्लूइड पार्ट को हमने कहा प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट के अंदर 3 सेल्स थे, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इन तीनों को हमने इनके फंक्शंस, इनके नाम, इनका लाइफ स्पैन, इनके टाइप्स, ये सब हमने देखे। उसके बाद में एंड में हमने देखा फंक्शंस ऑफ ब्लड, टोटल कितने फंक्शंस हैं, और अब हमने समझा है टाइप्स ऑफ ब्लड, कितने टाइप के ब्लड होते हैं। ब्लड ना बोल के मैं ब्लड ग्रुप्स कह देती हूँ इसे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा जो है हमने ब्लड को कंप्लीट कर लिया है। तो मेन जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो मेन पोर्शन है ब्लड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है वो हम देखेंगे कल की क्लास में। तो उसको सर्कुलेट करने का मैं बता दूं क्या पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम लोग देखेंगे हार्ट, जो मेन ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। हार्ट को देखेंगे, ब्लड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये सब देखेंगे। ब्लड जो पाइप है, जो मतलब वेसल्स हैं जो ब्लड को लेकर जा रही हैं, उनके बारे में समझेंगे हम। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके बारे में हम समझेंगे। तो कल हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास में हमने ब्लड को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।